नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इस इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस इकाई का साहित्यिक प्रकार है उपन्यास अंश। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था और इनका निधन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ था और बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, यानी कि अज्ञेय जी बीए की जो डिग्री हासिल की थी वो प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम फर्स्ट क्लास के रूप में उन्होंने उत्तीर्ण की, यानी कि परीक्षा पास की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। यहाँ पर कारागार शब्द आया है, यानी कि जेलवास उनको भोगना पड़ा, जेल की सजा भी उनको भुगतनी पड़ी। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। तो ये जो समाचार पत्र हैं इनका भी संपादन उन्होंने किया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया, यानी कि उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति इस विषय के अध्यापक के रूप में उन्होंने सेवा दी थी। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति थी, यानी कि जो कोई व्यक्ति क्रांतिकारी होता है, जो नया परिवर्तन लाने वाला होता है, उसे विद्रोही कहा जाता है। वो हमेशा क्रांतिकारी रूप से सोचता है और जिस क्षेत्र में वो काम करता है उस क्षेत्र में वो क्रांतिकारी आमूल परिवर्तन लाने की सोचता है, इसीलिए उन्हें विद्रोही कहा जाता है। तो ये अज्ञेय जी इस साहित्यिक क्षेत्र में भी वो विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है, विद्रोही साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नया आमूल परिवर्तन लाने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने विद्रोही व्यक्ति और विद्रोही कवि साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उनके साहित्य की मूल चेतना है विद्रोह, यानी कि क्रांति लाना, क्रांतिकारी आमूल परिवर्तन लाना उनकी साहित्य की मूल चेतना। इसको केंद्र में रखकर उन्होंने साहित्य की रचना की है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखा है, उसका नाम है गोदान। उस उपन्यास के बाद का जो रचना आती है तो वो है अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास है। उसको गोदान के बाद महत्व मिला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है, जो 1942-43 के बाद जो तार सप्तक के कवियों का समय निश्चित किया गया है, तो उसका भी संपादन इस कवि ने
इस साहित्यकार ने किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। ये यहाँ पर ये इकाई ली गई है, वो अज्ञे जी का क्रांतिकारी शेखर का बचपन ये इकाई है, वो शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है, उसमें से ये इकाई ली गई है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र इस उपन्यास में लिखा गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, यानी कि ये जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इस इकाई में शेखर के बचपन का जो जीवन है उसको केंद्र में रखकर ये इकाई लिखी गई है। वह लील पर चलने वाला नहीं है, यानी कि इस इकाई का जो नायक है वो चीला चालू रास्ते पर चलने वाला नहीं है। लील पर चलने वाला मतलब कि चीला चालू रास्ते पर चलने वाला नहीं है, उनको एक आमूल परिवर्तन लाना है, इसीलिए वो नया रास्ता अपने आप खोज लेता है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत है, यानी कि ये जो शेखर इस इकाई का जो नायक है, इस उपन्यास का जो नायक है वो क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत है, यानी कि क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित है, यानी कि क्रांतिकारी विचार उनके जीवन पर असर करता है और क्रांतिकारी विचारों की सोच वो करता है। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक है, यानी कि जो हमारे देश में 1940 के आसपास ये उपन्यास लिखा गया है 1940 में, तो इस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, वो अंग्रेज़ सत्ता कर रही थी हमारे देश पर और हम गुलामी में थे हमारे देश। तो उस समय ये उपन्यास लिखा गया है। तो उस समय ये वातावरण अंग्रेजी शासन चल रहा था, इसीलिए शेखर उस शासन का विरोध करता है, ज़बरदस्त विरोध करता है। और जो विदेशी चीज़ हैं हमारे देश में, जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशी खाने पीने चीज़ वस्तुओं हैं, वह इसका शेखर ज़बरदस्त विरोध करता है और विदेशी कपड़ों की होली भी करता है। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है, यानी कि जो बचपन में उनके घर परिवार वालों ने अंग्रेजी में बातचीत करने का आग्रह करते हैं, लेकिन ये शेखर अंग्रेजी की बजाय अंग्रेजी को छोड़कर ये हिंदी में बातचीत करने का अधिक पसंद करता है। तो इस प्रसंग को भी इस उपन्यास में लिया गया है। तो अब हम इस इकाई के बारे में आगे चर्चा करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब वे नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। असहयोग शब्द आया है, तो असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न देना। ये गांधी जी का एक आंदोलन है, झुंबेश गांधी जी ने चलाई थी, उस झुंबेश का नाम है। और लहर यानी कि लहर जो पानी में होती है, जिस तरह हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी हिलता है और पानी में लहर आती है, उसी तरह ये असहयोग आंदोलन रूपी, असहयोग झुंबेश रूपी ये देश में लहर आई है। सारा देश उससे प्रभावित हो गया था और सारे देश में इस असहयोग आंदोलन की असर हुई थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया, यानी कि पूरे देश में असहयोग आंदोलन की असर हुई। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, यानी कि ये जो कहानी का नायक है, ये जो इकाई का नायक है, उसमें बहने का प्रयत्न करने लगा। चेष्टा यानी कि प्रयत्न, उसमें बहने का प्रयत्न करने लगा और जब वे नहीं बह पाया
तब अपने हाथों से खींचकर अपने आप को बहाने लगा। अपने आप को बहाने लगा मतलब कि पानी में आगे बढ़ना, खेकर यानी कि पानी में आगे बढ़ना। तो उसी तरह उस आंदोलन में आगे बढ़कर अपने हाथों से अपने आप को बहाने का प्रयत्न करने लगा, यानी कि अपने आप उस आंदोलन में भाग लेने का वो प्रयत्न करने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि वे बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, यानी कि शेखर के पास जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़े वो जो पहनता था वो उतार कर एक कोने में रख दिया, और जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, देश की बनावट के कपड़े थे, वो उसने वो पहनने लगा। और विदेशी बनावट के कपड़े, विदेशी यानी कि विदेशी दूसरे देश की बनावट के कपड़े, उस कपड़े को उतार कर रख दिया। और जो अपने देश में बनता है, जो कपड़ा रेटियों से बनाए जाते हैं, जो कपड़े कांच के बनाए जाते हैं कपड़े, ऐसे कपड़े शेखर पहनने लगा, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास सीमित कपड़े थे, बहुत ऊंचे कपड़े थे, इसीलिए वो बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया। उसके पास इतने देसी यानी कि स्वदेशी बनावट के कपड़े उसके पास नहीं थे, इसीलिए वो बाहर जाने का टालने लगा। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता, यानी कि उसके घर में एक खिड़की है, उसके पास जाकर वो खड़ा रह जाता और बाहर का वातावरण वो देखता। उस खिड़की से उस बाहर का वातावरण देखने लगा। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, यानी कि बाहर कभी कभी दूर से ये जो आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन, वो उसमें आंदोलन में जुड़े हुए लोग, झुंबेश में जुड़े हुए लोग सामूहिक समवेत यानी कि सामूहिक कंठों यानी कि बहुत सारे लोगों की आवाज़, एक साथ बोलने वाली आवाज़, पुकार को वो सुनता। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, यानी कि गांधी का बोलबाला यानी कि गांधी जी की अति प्रसिद्धि, और दुश्मन का मुंह काला इसका मतलब है दुश्मन की बदनामी। तो ये एक सूत्र है, एक नारा है, उस नारे को वो सुनता, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते। वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, यानी कि पुलकित होना यानी कि प्रसन्न, प्राण यानी कि अपने जी जान। तो ये ऐसी पुकार सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो जाता और खिड़की से वो भी पुकार उठता। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, ये नारा वो शेखर अपने आप बोलने लगता। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। यानी कि शेखर को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि सहमति, बाहर जा सके ऐसी सहमति घर में से नहीं दी गई थी, इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए उस पर अंकुश यानी कि बाहर नहीं जाने देना, तो ये उसके लिए एक अंकुश कहा जाता है। निरंतर यानी कि सदंतर, वो उसके कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित, यानी कि उसके लिए प्रेरणादायक बन जाता था। कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था, इसका मतलब ये होता है कि नया मार्ग, अपने लिए नया मार्ग, अंकुश हटाने का, नया मार्ग शोधने का उसको
उत्साहित करता है। प्रेरित मतलब कि उत्साहित करता है। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए हैं। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह में ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था। वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। यानी कि उसके घर में उसकी माँ के सिवाय और सभी लोग बाहर गए हैं, केवल उनकी माँ ही घर में हैं और माँ ऊपर कोठे में बैठी हैं। यानी कि ऊपर जो एक रूम है उस रूम में बैठी हुई हैं। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी बनावट के कपड़े, यानी कि शेखर ने ये जो उनके घर में सभी कमरों में विदेशी बनावट के जितने कपड़े थे उस बटोर कर उसे इकट्ठा करके नीचे उनके आंगन में खुली जगह में उसने एक ढेर लगा दिया, यानी कि ढगला कर दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। या लैंपें यानी कि ये जो खड़िया होता है प्रकाश करने का, जो मीनबत्ती हो, ये जो बत्ती होती है उसमें जो केरोसिन डाला जाता है और उससे केरोसिन से वो जलाकर उनसे प्रकाश रात में प्रकाश प्राप्त किया जाता है, तो उसे लैंप कहा जाता है। तो उसमें केरोसिन होता है, तो वो केरोसिन इस कपड़ों के ढेर पर उसने उड़ेल दिया और केरोसिन उड़ेल कर उसने ये जो विदेशी बनावट के कपड़े थे उसको जला दिया। आग एकदम भभक उठी, यानी कि आग एकदम भड़क उठी। आग की ज्वाला के साथ आग भड़क उठी। शेखर का आह्लाद भी भड़क उठा, भभक उठा। भभक उठा मतलब कि भड़क उठा। तो शेखर का आह्लाद भी भड़क उठा, यानी कि शेखर ने भी जिस प्रकार आग की ज्वाला पैदा होती है एकदम उसी प्रकार शेखर भी प्रसन्न हो जाता है और वह आग के चारों ओर नाचने लगता है। गोल गोल उसके गोल फेरा फरते हुए गाधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, ऐसे नारा लगाते हुए उन्होंने नाच उठा। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। यानी कि थोड़ी देर बाद ये जो कपड़े वाला ढेर जलने लगा और जल गया, तो उनकी माँ उसे देखकर नीचे आ गई और उस शेखर को उनके गाल पर एक तमाचा मार दिया। और तमाचा मार दिया इसीलिए शेखर के गाल भी लाल हो गए, यानी कि शेखर के गाल भी विदेशी हो गए, यानी कि तमाचा मारने से उनके गाल भी लाल हो गए। इसीलिए यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि शेखर के गाल भी विदेशी हो गए। लेकिन ढेर राख हो गया। ये जो कपड़ों का वस्त्रों का ढेर था वो जलकर राख हो जाता है। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता है एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। यानी कि शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा, यहाँ पर घृणा यानी कि नफरत। शेखर के मन में जो हर कोई विदेशी दूसरे देश की बनावट की चीज़ हमारे देश में हमारे जीवन में हम उपयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति शेखर के मन में नफरत पैदा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व है, आतंक भरा हुआ है। यानी कि हमारी नस नस में यानी कि हम
हर कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, उस चीज़ में विदेशी वस्तु का प्रभुत्व है, विदेशी वस्तु का असर है। यानी कि हम जीवन में जिस विदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं, उस विदेशी वस्तुओं का आतंक यानी कि भय, उस विदेशी वस्तुओं का प्रभुत्व असर हमारे ऊपर है और उसका भय हमेशा उनको रहता है। उसे पुरानी बातें भी याद आने लगी और नई बातें भी याद आने लगी। वह देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसके घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहता है। यानी कि उनके पिता उनके भाइयों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने का आग्रह करते हैं। जिस प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी है, गुजराती है, उसी प्रकार जो अंग्रेजी भाषा है वो विदेश की भाषा है, विदेश से आई हुई भाषा है। तो विदेशियों की भाषा में बातचीत करने का उनके पिता आग्रह करता है। वो शेखर के मन में वो बात अच्छी नहीं लगती है। वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, यानी कि बचपन से उनके घर में अंग्रेजी में बातचीत, सभी लोग अंग्रेजी में बातचीत करता है, इसीलिए उनको अंग्रेजी में बातचीत करने का भी आता है। शैशव यानी कि बचपन से अंग्रेजी बोलना जानता है। परंतु ये हिंदी तो अभी सीख रहा है, हिंदी में बातचीत करना तो अभी वो सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी जो अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जो शेखर है, इस कहानी इकाई का नायक, उसकी पहली आया यानी कि जो बचपन से उसको उसकी सारा ख्याल रखती है, सुख सुविधा इत्यादि के बारे में, खाने पीने, नहलाने और कुछ सिखाने इत्यादि का जो घर में सेविका के रूप में स्त्री कोई व्यक्ति रखा जाता है तो उसे आया कहा जाता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, पढ़ाती है, ऐसा कार्य करती है। जो माता जैसा कार्य करने के लिए दूसरा व्यक्ति या कोई स्त्री रखी जाती है उसे आया कहा जाता है। तो वो ईसाई धर्म पालने वाली थी। वो अंग्रेजी में बातचीत शेखर के साथ करती थी और वो उनका पहला गुरु था जिसके साथ वो दिन भर बिताना होता है। यह पूरा दिन उनके साथ उनको बिताना होता है, पसार करना होता है। एक अमेरिकन मिशनरी था उनका पहला गुरु, जो अमेरिकन मिशनरी भी था, जो पढ़ाता कुछ नहीं, यानी कि थोड़ा पढ़ाता था, कुछ नहीं पढ़ाता था, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। लेकिन अंग्रेजी में उनको शिक्षा देता था। वो अंग्रेजी माध्यम से उनको शिक्षा देता था। उनका जो गुरु हैं अमेरिकन मिशनरी, वो शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सब पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं थोड़ी समझता हूँ। उसी विदेशी को मैं माँ कहने को बाध्य हूँ। यानी कि ये जो विदेश से अर्जित की हुई भाषा अंग्रेजी है, वो बचपन से वो बोलता है, इसीलिए वो मातृभाषा भी कहती है। लेकिन हमारी स्वदेश की जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी है, इसीलिए उनके मन में, आत्माभिमान में उनको एक आघात लगता है कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरे देश की भाषा को अपनी मातृभाषा बनाते हैं। इस बात का शेखर को दुख है। ये जो उसका भी शेखर परित्याग करने का चाहता है। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो, यानी कि उसी विदेशी भाषा को ये माँ कहने के लिए मजबूर हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। यानी कि शेखर अपनी बातचीत में भी हिंदी भाषा को सीखने का प्रयत्न करता है, हिंदी में बातचीत करने का
प्रयत्न करता है और अपनी आदतों में से भी विदेशी भाषा के शब्दों को वो दूर करने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने बचपन से ही ये स्वदेश के प्रति जो प्रेम है और विदेश के प्रति इतनी घृणा पैदा होती है, विदेशी चीज़ वस्तुओं के प्रति भी इतनी नफरत पैदा होती है, तो उसके दिल में आज़ादी, हमारे देश को आज़ाद कराने की कितनी लगन है, कितना आज़ाद कराने के लिए कितना बचपन से ही प्रयत्न करने लगता है, तो वो हमेशा एक क्रांतिकारी ही कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस इकाई के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं और जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।